जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, भूतपूर्व सैनिकों को रेगुलर जो मिलिट्री हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल और आरआर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिलता था, उससे अलग करते हुए उनके लिए सीजीएचएस की तर्ज पर ईसीएचएस लागू कर दिया गया है। अब ईसीएचएस कंट्रीब्यूशन के आधार पर चलता है। एक तो 1000 पर मंथ जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस एक भूतपूर्व सैनिक पेंशनर को मिलता है, वो सीज हो जाता है। दूसरा 30,000, 68,000, 1,20,30,000 रुपये एक बार कंट्रीब्यूशन देके लाइफ टाइम कैशलेस ट्रीटमेंट ईसीएचएस से मिलता है। अब कोई भी पॉलिसी, नियम या कोई भी संस्था है वो 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकती। समय की मांग के अनुसार नियमों में बदलाव करना होता है और एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध करानी होती है। लेकिन ईसीएचएस में नॉर्मल अभी भी वही चल रहा है। दवाई मिलती है वो भी पूरी नहीं, रेफरल मिलता है वो भी सही नहीं, और पूर्व सैनिकों को बस एक ईसीएचएस के नाम पे मेडिकल सुविधा मुहैया करवा दी गई है, जिसमें ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में नाम मात्र के इलाज। अब इसको लेकर पूर्व सैनिक समस्याओं का सामना तो करते हैं, लेकिन आवाज़ उठाना कोई नहीं चाहता। यदि आप आवाज़ उठाओगे, क्योंकि ये ईसीएचएस आपके लिए है, आपके पैसों से चलता है, आप यदि आवाज़ उठाओगे, अपनी मांग आगे रखोगे, तो ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में जो भी ज़रूरी बदलाव करने होंगे, जो नए मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल करवाने होंगे, वो सब होंगे। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, जिस प्रकार 27 सितंबर 2024 को जीओसी मुख्यालय हेडक्वार्टर मध्य कमान और मेजर जनरल सलील सेठ, जो कि जीओसी है मुख्यालय मध्य उत्तर प्रदेश सब एरिया, इनको साहब का नाम है इंद्र कुमार गुप्ता, जो सूबेदार मेजर है रिटायर्ड, उनकी ओर से लिखा गया है। तो इस लेटर के जरिए निवेदन किया गया है, साथ ही साथ सुझाव भी दिए गए हैं। देखिए, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक कैंट लखनऊ में पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारजनों की समस्याओं के निराकरण हेतु आवेदन पत्र 22 सितंबर 2024 का एक लेटर है। उसी के संदर्भ में यहाँ पे आगे लिखा गया है, सभी पूर्व सैनिक संगठनों की तरफ से निवेदन व सुझाव पत्र जो दिया गया था उसे सम्मानपूर्वक स्वीकार किया गया। उसके लिए सभी संगठन आभार व्यक्त करते हुए आर्मी कमांडर साहब तथा सहयोगी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक्सरे ओपिनियन ईसीएचएस में होनी चाहिए, ताकि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से मरीजों को उसी दिन समाधान हो सके, जैसे संडे एंड हॉलीडे की वजह से लंबा समय ना लगे। अभी जो एक्सरे की ओपिनियन है वो नज़दीक के मिलिट्री हॉस्पिटल या बेस हॉस्पिटल या जो भी सर्विस हॉस्पिटल है वहाँ पे भेजा जाता है, जिससे कि जिस दिन एक्सरे होता है उसी दिन उसका ओपिनियन यानी रिपोर्ट नहीं मिलती। तो यहाँ पे पूर्व सैनिकों ने सिंपली मांग उठाई है कि एक्सरे करते हो तो साथ ही साथ ओपिनियन भी उसी दिन मिलना चाहिए। यानी यहाँ पे सीधा कहने का मतलब है कि ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में ही रेडियोलॉजिस्ट को नियुक्त किया जाए, ताकि जितने भी मरीजों के एक्सरे हो उनका ओपिनियन रेडियोलॉजिस्ट वहीं पे दे दे। जो भी सिविल हॉस्पिटल आर्मी पैनल पर है उन्हें इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि जो भी परिवार का या सैनिक जो रिटायर्ड हैं सिविल अस्पताल में भर्ती होता है, उनको दवाओं का बिल अवश्य दिखाया जाए, बिलों पर हस्ताक्षर भी लिए जाए। अगर किसी मरीज का भर्ती के दौरान देहांत हो जाता है तो बची हुई दवाइयाँ बिल से लेस किया जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इससे क्या होगा? इससे जो 6,000 करोड़ रुपए का सालाना ईसीएचएस का बजट सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जो कि नवंबर दिसंबर तक ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद जो रिव्यू बजट होता है, रिवाइज एस्टिमेट होता है, उसमें ईसीएचएस को एडिशनली बजट अलॉट करना पड़ता है। तो वो बजट अलॉट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो इम्पैनल सिविल हॉस्पिटल है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा दवाइयाँ लिख के, जो दवाइयाँ बच जाती है या जिस दवाई की ज़रूरत नहीं होती वो भी दवाई लिख के इसमें घोटाला करते हैं। और इस घोटाले के कारण ही जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो ज़्यादा बिल बना के सरकार से ज़्यादा वसूली करते हैं। तो इस पर लगाम लगाने के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा सुझाव भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया गया है। लखनऊ ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक पे डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन है, उन्होंने अच्छी बात लिखी है। आगे जो सर्जन विभाग को सुझाव कुछ दिया है कि जो ईएनटी डिपार्टमेंट है, सूचना पट पर मरीज के लिए नियमावली होनी चाहिए
ऑपरेशन के बाद मरीज को किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। कई मरीजों का 2 से 3 बार भी ऑपरेशन होता है। ईएनटी से जुड़ी हुई यहाँ पे इन्होंने सुझाव दिया है कि जो भी ईएनटी का डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल का, जहाँ पे सर्जरी करवाते हैं पूर्व सैनिक, चाहे सर्विस हॉस्पिटल है, चाहे प्राइवेट इम्पेरियल हॉस्पिटल है, या फिर कहीं पे ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में यदि सर्जन है, ईएनटी का स्पेशलिस्ट है, तो उनके लिए यहाँ पे सुझाव दिया गया है कि मरीज को ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। ऑपरेशन के बाद में जितना ज़रूरी ऑपरेशन होता है उतना ही पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर है वो ज़रूरी होता है। तो सावधानियाँ बतानी चाहिए, डिस्प्ले करनी चाहिए। डेंटल डिपार्टमेंट के लिए लिखा है कि न्यू टेक्नोलॉजी का हवाला देकर सिविल अस्पताल मरीजों से एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है, ये भी सूचना पट पर लिखा जाना चाहिए। और एक दांत खराब होने पर उसके राइट और लेफ्ट डेंटल को पिलर बनाकर 3 दांत चिपकाए जाते हैं। भोजन ठंडा या गर्म खाने से उससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब दोस्तों ऐसी टेक्नोलॉजी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि इसी में एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, जो कि आप नॉर्मल ट्रीटमेंट कराओगे तो आपका ईसीएचएस के खर्चे पे हो जाएगा, लेकिन वो ट्रीटमेंट ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। 1-2 साल के बाद में आपको फिर आना पड़ेगा, फिर दर्द होगा, फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। इसलिए आप एडवांस ट्रीटमेंट ले लो। इसमें आपको 10,000, 15,000, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जैसे कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराते हैं तो बाद में लेंस का बताते हैं कि ईसीएचएस 5,000 रुपये वाला लेंस देता है, जो कि 5 साल में ख़राब हो जाएगा। हम आपको 15 साल की वैलिडिटी वाला लेंस देंगे, जो कि आपको 25,000 रुपये में पड़ेगा। इसलिए आपको 20,000 रुपये जो डिफरेंस बिल है वो आपको खुद पे करना पड़ेगा। तो मरीज भी राज़ी हो जाते हैं, पूर्व सैनिक भी राज़ी हो जाते हैं कि कौन बार बार आंख को फुड़वाएगा, दे देते हैं 20,000 रुपये। तो ईसीएचएस का फ़ायदा क्या हुआ फिर? ईसीएचएस से यही हुआ कि ईसीएचएस के जरिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचा और वहां पे उसकी जेब काटी गई। तो ईसीएचएस को इन सब बातों के ऊपर भी ध्यान रखने की, चेक रखने की आवश्यकता है। अब दोस्तों जो आई डिपार्टमेंट है, आई ऑपरेशन के लिए लेंस की अच्छी कैटेगरी का हवाला देकर, देखिए मैंने पहले ही आपको बता दी बात, वही यहाँ पे लिखी हुई है। मरीजों से एक्स्ट्रा चार्ज लिए जा रहे हैं। उम्र के हिसाब से लेंस की श्रेणी का सुझाव मरीज को ओपीडी के दौरान कमांड हॉस्पिटल के सर्जन साहब द्वारा बताया जाना चाहिए। ऑपरेशन के बाद दवाइयाँ काफ़ी महंगी खरीदनी पड़ती है। सूचना पट पर आयु की श्रेणी के अनुकूल लेंस की सलाह देना चाहिए। अब ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में डिस्प्ले हो, चाहे एमएच में हो, कमांड हॉस्पिटल में हो, वहाँ पे बताया जाना चाहिए कि इतने हज़ार रुपये का यदि आप लेंस लेते हो तो ये इतने साल चलेगा, और ईसीएचएस में इतने हज़ार रुपये तक का ही कर रखा है। इससे ज़्यादा आप करवाते हो, लगवाते हो तो आपको पेमेंट करना होगा। तब क्या है, पूर्व सैनिक को पहले से ही पता रहेगा कि हाँ मुझे इतना एक्स्ट्रा पैसा देना है ताकि मेरी आंख की बेहतरी के लिए अच्छा लेंस में डलवा सकूं। और ईसीएचएस खुद ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? जो इन्फीरियर क्वालिटी का, सबसे लो क्वालिटी का लेंस है वो प्रेस्क्राइब और लिस्ट कर रखा है, तो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का करने में क्या जाएगा? पूर्व सैनिकों को सहूलियत होगी, उनका पैसा खर्च नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो ईसीएचएस को पैसा दे दिया है। अब उससे सरकार जो मर्जी करे, उसको इन्वेस्ट करे या कुछ भी करे, पैसे का पैसे बनाए, लेकिन पूर्व सैनिक को दोबारा से हाई क्वालिटी का ट्रीटमेंट लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, ये ठीक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बताया कि योगा और थेरेपी द्वारा जो उपचार है आयुष, वो कई जगह पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। दिल्ली की 1-2 ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में है, उसको पूरा भारतवर्ष में जितनी भी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक है वहाँ पे मुफ्त शुरू करना चाहिए। जो सर्वाइकल पेन है गर्दन और कंधों का, उसका दर्द बना रहना, इसके लिए ट्रीटमेंट। पैरों में एडी की हड्डियों का बढ़ना, उसका कोई इलाज। यूरिक एसिड का बढ़ना, साइटिका पेन टांगों में, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, कमर में दर्द होना, मलेरिया की बीमारी होना, पैरों के तलवे में मुखरू यानी गांठ हो जाना, वात पित्त व कफ का बढ़ना घटना, इसके लिए योगा और थेरेपी जो पंचकर्मा की बात कही जा रही है वो ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स में जल्द से जल्द उपलब्ध मुफ्त में होना चाहिए। क्योंकि जनरली कहीं कहीं पे जो मिलिट्री हॉस्पिटल है, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक है, उसके पास में आयुर्वेदा के हॉस्पिटल खुले हैं। लेकिन अब आप जाके पंचकर्मा थेरेपी में कुछ भी आप करवाना चाहते हैं तो आप देखोगे कि जहाँ एलोपैथी का इलाज 1,000 रुपये में हो रहा है, वहाँ पे आयुर्वेदा का इलाज 5,000 रुपये में होगा।
और आपको वो दवाइयाँ भर भर के देंगे। इतनी महंगी दवाई होगी कि आप ट्रीटमेंट लेने में सक्षम नहीं, अक्षम हो जाओगे। अब उपचार है, हरड़े 100 ग्राम बीज बाहर निकाल दें, है ना। बेहड़ा 200 ग्राम और आंवला 300 ग्राम, तीनों को पानी से साफ कर ले, फिर सुखा ले, फिर कूट कर चूर्ण बना ले। सप्ताह में आधा चम्मच खाना खाने के 1 घंटे बाद गर्म पानी के साथ सेवन करने से 100% लाभ होता है। ये है वात, पित्त और कफ का बढ़ना घटना। साथ में इन्होंने इलाज भी बताया है, ताकि इस तरीके का इलाज है जो पूर्व सैनिकों को बताया जाए योगा में और आयुर्वेदा में, ताकि उनको आराम मिल सके और दवाइयों से वो बच सके। क्योंकि दवाई खाने से कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा होगा तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी है। तो इसमें भी आगे यहाँ पे देसी इलाज सुझाया गया है। गर्म पानी की थेरेपी का इलाज, फील्ड में पैरों में सूजन हो जाना, इन सब के साथ ये लेटर लिखा गया है। और इसकी कॉपी है जो कमांड हॉस्पिटल लखनऊ कैंट के कमांडेंट को भी दी गई है, और ECHS पॉलीक्लिनिक जो लखनऊ कैंट की है उसको भी इसकी कॉपी दी गई है। और इससे पहले जो 22 अगस्त 2024 के पत्र की बात कही जा रही है, जो GOC मुख्यालय उत्तर प्रदेश सब एरिया को लिखा गया था, और यहाँ पे जो सुझाव और निवेदन किए गए थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। इसी कार्रवाई के उपलक्ष्य में GOC साहब को धन्यवाद भी दिया है। यहाँ पे लिखा है, परम आदरणीय भारतीय सेना के कुशल सेना नायक, भारत माता के सच्चे वीर सपूतों, देश को आपके ऊपर गर्व है। कैंट लखनऊ में जो भी समारोह होते हैं उसमें सभी वीर नारियों एवं पूर्व सैनिकों को समय समय पर आमंत्रित किया जाता है। इसके लिए हम सभी सदैव आभारी रहेंगे। हर समारोह में पूर्व सैनिकों की तरफ से सीनियर अधिकारियों को समय समय पर मौखिक रूप से सुझाव देते रहे हैं, और लिखित रूप में शेष सुझाव इस प्रकार है। पहला सुझाव दिया था, ECHS पॉलीक्लिनिक कैंट लखनऊ में 3 महीने में एक बार मुख्यालय मुफ्सा की तरफ से दरबार होना चाहिए, जैसा कि 2015-16 में हुआ करता था। दोस्तों, ECHS में अभी भी नियम है कि पूर्व सैनिकों को महीने में एक बार बुला के उनके साथ में मीटिंग करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ECHS में दवाइयों का कम होना दुखद बात है। उससे ज़्यादा दुखद बात दवाइयों का क्लेम करना। सीनियर सिटीजन के लिए दस्तावेज जमा करना असंभव हो जाता है, क्योंकि शिक्षा और उम्र का अभाव। एक्सरे के लिए सादी फिल्म की पूर्ति समय पर न होना। पूर्व सैनिकों और उनका परिवार कमांड हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हैं और रोड क्रॉस करने में काफ़ी रिस्क बनी रहती है। तो कहा कि समय पर जो एक्सरे फिल्म उपलब्ध करवाई जाए। ECHS के बाहर वाहन पार्क में छायादार पेड़ लगाने के लिए अनुरोध, और पेड़ों के बचाव के लिए लोहे की जाली अति आवश्यक है। ENT डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा मरीजों को AC की गर्म हवा का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें सामने खम्भों में शिफ्ट करने की ज़रूरत है। इमरजेंसी आपातकालीन मरीजों को कमांड अस्पताल में भर्ती किया जाए, ताकि पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारजनों के साथ कोई घटना न घटे। इसी के साथ बड़ी विनम्रता के साथ आप सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन व आभार प्रकट करते हुए, मुक्त कंठ से तमाम पदाधिकारियों की प्रशंसा करते हुए, परमपिता परमेश्वर से आप सभी के लिए उज्जवल भविष्य, सुख, समृद्धि एवं पदोन्नति के लिए संस्थाएं हमेशा प्रार्थना करती रहेगी। आखिर में इन्होंने लिखा है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जो बरा नहीं गाँवों से बेती, जिसमें रसदार नहीं, वे हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इंद्र कुमार गुप्ता जी ने, जो गौरव सेनानी सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साथ में और भी पूर्व सैनिकों ने साइन किया है, और GOC साहब को ये पत्र लिखा था, जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है। और कार्रवाई होने के बाद कुछ सुझाव और भेजे गए हैं, तो उन पे भी उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार जितने भी ECHS के लाभार्थी है, यदि वो कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि ECHS पॉलीक्लिनिक में सुधार होना चाहिए, तो आपकी अपनी पॉलीक्लिनिक है, आपको अपना मांग पत्र OIC ECHS को देना चाहिए। यदि सुनवाई नहीं होती है तो आप वहाँ के GOC सब एरिया को देना चाहिए, स्टेशन हेडक्वार्टर को देना चाहिए। ज़रूर इसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके बावजूद नहीं होती है तो आप रक्षा मंत्रालय को लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को लिख सकते हैं, लेकिन समस्या होने पर ही लिखें। यदि आपको सही सुचारू इलाज मिल रहा है तो आप हमेशा ECHS का साथ दें, ECHS की तारीफ करें। और यदि इलाज नहीं मिलता है, आपको कोई समस्या आती है, तो आवाज़ उठाना आपका हक है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो कि पूर्व सैनिकों ने मांग उठाई, उनकी मांग पूरी हुई, और उसके साथ ही उन्होंने कुछ और एडिशनल मांगें की है,
वो भी जल्द पूरी हो जाएगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। आपको ECHS में कभी कोई समस्या आई हो या आप ऐसा महसूस करते हो तो आप कमेंट के जरिए ज़रूर रखें। यहाँ से भी आपकी आवाज़ को आगे बड़े अधिकारियों तक पहुँचाया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.